प्रिय बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में गॉसेस थ्योरम के बारे में देखा था और उसको हमने प्रूफ भी किया था। आज हम गॉस के प्रमेय की जो एप्लीकेशंस हैं, विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, गॉस के प्रमेय का जो फार्मूलेशन टाइप था वो किस प्रकार का था। phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये वायु या निर्वात के लिए था। हम आपसे पूछते हैं इसमें phi क्या है। ये है कुल अभिलंबवत विद्युतीय फ्लक्स, किसी सतह क्षेत्रफल से संबद्ध कुल अभिलंबवत विद्युतीय फ्लक्स। तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, कोई गॉसियन सतह बनानी पड़ेगी, कोई बंद पृष्ठ बनाना होगा और उस बंद पृष्ठ से संबद्ध अभिलंबवत फ्लक्स कितना है इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। जैसा कि इसके पहले हम देख चुके हैं, फाई का कैलकुलेशन हम लोग किस बेस पे करते हैं। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये फार्मूला है फाई को ज्ञात करने का। और दूसरा पार्ट क्या बचा है, दूसरा पार्ट है क्यू। क्यू क्या चीज है, उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। क्यू क्या चीज है, उस बंद सतह यानी कि गॉसियन सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। तो हर बार हम फाई का कैलकुलेशन करेंगे, हर बार हम क्यू का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां पर आज का हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक सिंपल सी थ्योरी ले लीजिएगा। सपोज कि कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, जो कि बिंदु O पर स्थित है और हमें इस बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P ले लेना है, जहां पर कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने अभी बताया, गॉस के प्रमेय को लागू करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक बंद सतह बनानी पड़ती है, एक गॉसियन पृष्ठ हमें तैयार करना होता है। तो गॉसियन पृष्ठ तैयार करने के लिए आप क्या करें, सपोज कि ये x डिस्टेंस है, तो आप क्या करें, O को केंद्र मानिए और x त्रिज्या का आप एक गोला खींच लीजिए। आप देख सकते हैं चूंकि ये सेंटर है, तो गोले पर का हर बिंदु सेंटर से कैसे होगा, समान दूरी पर होगा। जब समान दूरी पर होगा तो O से S दूरी पर जितने भी बिंदु आप देख रहे हैं, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, एक समान होगी। ओके। दूसरी बात कि यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, जो बलरेखाएं निकलेंगी, जो भी बलरेखाएं निकलेंगी, सब के सब सतह के अभिलंबवत ही निकलेगी। तो निश्चित रूप से हम यहां कह सकते हैं कि ये जो सतह आप देख रहे हैं, जिसको कि हमने गॉसियन पृष्ठ का नाम देंगे। क्यों गॉसियन पृष्ठ का नाम देंगे, पिछली पीरियड में भी हमने देखा था। क्या देखा था, गॉसियन पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, गॉसियन पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होनी चाहिए, एक। और दूसरा, गॉसियन पृष्ठ से जितनी भी बलरेखाएं निकलती हैं वे सबके सब सतह के कैसी होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी गॉसियन पृष्ठ की यहाँ लागू हो रही है। कैसे हो रही है आप देख सकते हैं, हर बिंदु पर, चूंकि सेंटर से बिंदु O से हर बिंदु कैसा है, समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, एक समान होगी। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू हुई। दूसरी बात कि यह जितने भी बलरेखाएं हैं सब के सब कैसी निकल रही हैं, सतह के अभिलंबवत निकल रही हैं। तो यहाँ पर ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम किसका नाम दे सकते हैं, इस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। अब हम गॉस का प्रमेय चूंकि हमें क्या करना है, लागू करना है, तो गॉसियन पृष्ठ के लिए सबसे पहले गॉस के प्रमेय को लागू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाई की गणना करेंगे। फाई कैसे निकालेंगे, फाई क्या चीज है, फाई है इस गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध अभिलंबवत फ्लक्स
और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, फाई की गणना करने के लिए क्या करते हैं, फाई के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है, हर बार आप इसी फार्मूले को यूज कीजिए। जितनी बार भी आप गॉसेस थ्योरम का आप यूज करते हैं, हर बार आप एक ही फार्मूले का यूज कीजिए। समझ में आ गया? यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जैसे कि आप जानते हैं E डॉट ds इज इक्वल टू E ds cos थीटा। यहां थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां थीटा इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाई cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 और cos 0 यानी कि 1, देन फाई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E ds, राइट। अब हम इसको सॉल्व करें, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, आप देख ही रहे हैं, फाई इज इक्वल टू ई, चूंकि एक समान है, इट मींस तीव्रता कैसी हुई, कांस्टेंट हुई। जब तीव्रता कांस्टेंट हुई तो तीव्रता को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, हमने बाहर निकाल दिया। अब बचा कौन, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया। अब बचा सारे छोटे छोटे सरफेस का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन किया मींस हमने उसे जोड़ दिया। जोड़ दिया मींस जोड़िए, चूंकि ये एक गोला है तो गोले का जो टोटल पृष्ठ होता है, जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये जो गोला है इसका जो टोटल सरफेस होगा वह कितना होगा, 4 पाई x का स्क्वायर, जहां x क्या है, ये है इस गोले की त्रिज्या। तो इस तरह से हमने फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। दूसरा काम हम आपसे पूछते हैं कि इस बंद पृष्ठ से इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अब हम क्या चेक करें, अब हम चेक करेंगे गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है, आप देख सकते हैं इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो आप देख सकते हैं ये है +k, तो +k। ओके, अब हम आसानी से गॉस का प्रमेय लागू कर सकते हैं। गॉस के प्रमेय से आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। तो फाई की वैल्यू यहां से पुट अप कर दीजिए, फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई x स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है, टोटल चार्ज कितना है Q, Q के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और इस तरह से E इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको सेट कर दीजिए, E बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q जैसा का तैसा, और ये x स्क्वायर। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं हमें मिला, ये फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कुछ दूसरे फार्मूले का उपयोग किया था, दूसरे तरीकों का यूज किया था। वो दूसरा तरीका क्या था, कूलाम के नियम का हमने यूज करके हमने तीव्रता की वैल्यू हमने ज्ञात करी थी, ठीक है। तो यही है, यही तीव्रता का व्यंजक है। इसी का एक सेकंड पार्ट भी है जो अक्सर पूछा जाता है, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। तो बेटा जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कूलाम का नियम क्या है, आपको मालूम है कूलाम का नियम बताता है बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो आप यहां बल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई चार्ज है Q0, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, इसका आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करें, पहले आप यूनिट आवेश पर कितना फोर्स लग रहा है
यूनिट आवेश पर लगने वाले बल को, यूनिट आवेश पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो पहले आप इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ज्ञात कर लीजिए। तो Q0 आवेश पर कितना बल लगेगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो मेरा कहना यह है आपसे कि कूलाम का नियम को हमें प्रूफ करने के लिए पहले आपको ये पूरी प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। अभी आप यहां देख रहे हैं हमने क्या ज्ञात किया है इस पार्ट में। यहां पर हमने ज्ञात किया है इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो चुकी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र बताती है इकाई धनावेश पर लगने वाला बल, राइट। अब आप सोचिएगा कि अब हमें इस बिंदु P पर कोई आवेश और ले जाकर रख दें। सपोज कि मैंने Q0 आवेश को ले जाकर रख दिया। जब Q0 आवेश को ले जाकर रख दिया तब उस पर कितना फोर्स लगेगा? वेरी सिंपल, हम जानते हैं F इक्वल टू इकाई धनावेश पर कितना बल लग रहा था? E फोर्स लग रहा था। तो Q0 आवेश पर कितना फोर्स लगेगा? Q0 इंटू E फोर्स लगेगा, वेरी सिंपल। तब फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा Q0 इंटू E की वैल्यू आप यहीं से पुटअप करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x का स्क्वायर। रिसेट कर दीजिए, यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन x का स्क्वायर। और इस तरह से हमें जो है कूलाम का नियम यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पहले तो आप बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीख लीजिए, राइट, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा। अब मान लीजिए हमको क्वेश्चन आ जाता है कि कूलाम के नियम का निगमन आप कैसे करेंगे गॉस के प्रमेय से। तो आपको पूरा काम क्या करना है? पहले यहां से पूरी की पूरी थ्योरी वही लिखना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। पूरी की पूरी थ्योरी लिख करके आप इस तरह से काम करते करते पूरा कहां तक आ जाएंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर देंगे। और उसके बाद एक सिंपल सी लाइन आपको लिख देना है। और वो लाइन क्या है कि यदि बिंदु P पर कितना आवेश हो? Q0 आवेश स्थित हो, तब उस Q0 आवेश पर बल कितना हो जाएगा? Q0 इंटू E हो जाएगा, क्योंकि इकाई धनावेश पर कितना बल लगा? E बल लगा। और यही तीव्रता की परिभाषा है। जब इकाई धनावेश पर E बल तो Q0 आवेश पर कितना बल? Q0 इंटू E बल। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा? E की वैल्यू पुटअप करके इस तरह से हम कूलाम के नियम को निगमन कर सकते हैं, राइट, ओके। अब हम अगला पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो एप्लीकेशन है हमारे गॉस के प्रमेय का, अब हम किसी चालक को किस रूप में ले लें? सबसे पहले तो गोली चालक के रूप में ले लेते हैं। गोली चालक जो है कभी कभी गोली चालक के रूप में भी ले सकते हैं, उसे कुचालक के रूप में भी ले सकते हैं। अब यहां बात आ जाती है चालक और कुचालक की। तो चालक के बारे में थोड़ा सा आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। चालक जो पदार्थ होता है और जब हम उसे आवेशित करते हैं तो यह आवेश चालक के पृष्ठ पर ही रहता है। जैसे हम लोग एक गेंद है और गेंद को क्या करते हैं? ब्रश से पेंट कर देते हैं। तो जो पेंट है वो कहां रहता है? उस गेंद के सरफेस पर ही रहता है। तो इस पर जैसे वो पेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जब हम चालक को आवेश देते हैं तो यह आवेश भी उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। ध्यान रहे यहाँ पर जो चालक है उसको हमने किस रूप में माना है? एक यूनिफॉर्म चालक के रूप में हमने उसे माना है। जैसे गेंद हो गया, ठीक है ना, जैसे गेंद है, एक प्लेन शीट है और उसको हमने कोई चार्ज दिया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही कोई फर्श है, फर्श पर हम एक बाल्टी पानी डाल दें, बिल्कुल चिकना फर्श है, प्लेन फर्श है और उस पर हम एक बाल्टी पानी डाल दें तो यह पानी कैसा होगा? उसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाता है? एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पर सपोज करो कि मान लीजिए उस फर्श पर कहीं गड्ढा हो जाए, कोई नुकीला क्षेत्र हो जाए तो वहां पर पानी ज्यादा समा जाएगा, तो वो सरफेस यूनिफॉर्म सरफेस कहलाएगा क्या? नहीं, उस सरफेस को हम यूनिफॉर्म सरफेस नहीं कहेंगे। ओके, तो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तीसरा भाग, दूसरा तो हो चुका है। अब हम देखेंगे गोलीय चालक के
कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो बार बार मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हर बार गॉस के प्रमेय को लागू करने के लिए हमें क्या करना होता है, हर बार हमें फ्लक्स याद करनी पड़ती है। किससे संबद्ध फ्लक्स? उस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स। अब गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो पहले तो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, एक बंद पृष्ठ खींचेंगे और फिर उससे संबद्ध फ्लक्स निकालेंगे। और दूसरी बात तो बहुत ही सिंपल वर्क है, वो क्या है कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। ओके, तो चलिएगा हम यहां पर थोड़ी सी थ्योरी भी मन से लिखना आना चाहिए आप लोगों को। आप जो है रटने की जो पद्धति है उसको खत्म करके आप क्या करें, समझ करके और फिर उसको लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर भी हम लोग एक प्रयास करते हैं। मान लीजिए क्या कौन सा काम दिया गया हमें, गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एक गोली चालक मान लेते हैं, ये है हमारा गोली चालक। अब गोली चालक है तो उसका अपना सेंटर होना चाहिए, उसकी अपनी त्रिज्या होनी चाहिए। सपोज की त्रिज्या उसकी कितनी है, x है, और कोई पॉइंट चाहिए। पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। यहां पर जो पॉइंट है उसको हमने सतह के बाहर माना है इस तरह से। और ये गोला कैसा है, ये गोला ऐसा है कि उसे हमने कोई चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। और उस प्लस क्यू चार्ज को जब हम चालक को देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह आवेश एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता, बल्कि इस गोली चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से पृष्ठ पर, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, यह आवेश कहां होगा, हमेशा गोली चालक के पृष्ठ पर। तो चलिए थोड़ी सी थ्योरी आप बना सकते हैं। तो माना एक गोली चालक जिसका केंद्र O तथा जिसकी त्रिज्या कितनी है, x है। इस गोली चालक को कोई आवेश प्लस q से आवेशित किया गया है। यह आवेश q चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लीजिए गोले का सरफेस कितना है, q है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा q अपॉन a। ये यहाँ पर इस गोले की सतह का क्या है, क्षेत्रफल है, और a की वैल्यू हम लोग ज्ञात भी कर सकते हैं। चूंकि आवेश एक समान रूप से वितरित है, चूंकि आवेश एक समान रूप से वितरित है, निश्चित रूप से आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है यह कैसा होगा, एक समान होगा। ओके, हमें गोले के केंद्र O से x दूरी पर, त्रिज्या को r मान लीजिएगा, गोले के केंद्र O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसे कि हमने बताया हमारी कोशिश है, सर्वप्रथम हम क्या करें, सर्वप्रथम हम गॉसियन पृष्ठ तैयार करें। गॉसियन पृष्ठ को ज्ञात करने के तैयार करने के लिए क्या करना होगा, बिंदुओं को केंद्र मान लीजिए और x त्रिज्या का एक गोला खींच लीजिए इस तरह से। ये गोला हमने खींच लिया। तो ये जो गोला है, ये गोला किस तरह का काम करेगा, इस गोले को हम लोग कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। इस तरह से ये जो रेड कलर का जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, इस गोले को हम लोग किसका नाम दे सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं। क्यों गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की प्रॉपर्टी क्या है, गॉसियन पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, और साथ ही साथ वहां से जो भी बल रेखाएं निकलती है, विद्युतीय बल रेखाएं, वो सबके सब सतह के अभिलंबवत निकलती हैं। राइट, तो ओके, अब आप देखिए वो चीज है कि नहीं, यहां से जो भी बल रेखाएं निकलेंगी वो सब के सब कैसे निकलेंगी, सतह के अभिलंबवत निकलेंगी, जी डायरेक्शन में होंगे, सबके सब सतह के अभिलंबवत हैं। और चूंकि
सारे बिंदु सेंटर से समान दूरी पर हैं, अर्थात सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी, एक समान होगी। तो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। ओके, तो थ्योरी आप बनाना सीख लेंगे। थोड़ा सा रिपीट करता हूं जल्दी से। मान लीजिए कोई गोला जिसका केंद्र O तथा जिसकी त्रिज्या R है, गोले को प्लस की आवेश से आवेशित किया गया है। यह आवेश गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात गोले के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कैसा होगा, एक समान होगा। हमें गोले के केंद्र O से h दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा करने के लिए हमने गोले O को केंद्र मानकर x त्रिज्या का एक गोला खींचा, जो कि यह गोला गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। और गॉसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है तथा निकलने वाली बल रेखाएं सबके सब सतह के अभिलंबवत हैं। ओके, ये तो एक सिंपल सी आपके लिए थ्योरी हुई। अब जैसा कि हमारा प्रोसेस है, बार बार एक ही प्रोसेस को हम लोग दोहराते हैं। पहला काम हमारा क्या है, फ्लक्स की गणना कर लीजिएगा। पहला काम हमारा क्या है, पृथ्वी से संबद्ध फ्लक्स। और फिर दूसरा क्या है, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। और दूसरा काम क्या है कि उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स। देखिए फिर से जो काम हमने पहले किया था उसका फिर से यूज हम करने लगे। फिर से हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ के लिए मेरे पास एक ही फार्मूला है, क्या है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। पहले की तरह तीसरी बार चल रहा है बेटा, यही काम, एक ही काम को हम तीसरी बार भी यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कोई राइटिंग वर्क नहीं करी, जो पहले लिखा हुआ था उसी को मैंने आपके सामने लाकर रख दिया। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। फिर से यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 0, और cos 0 मींस 1। ओके, तो फाई इज इक्वल टू क्या बना, ई डी एस। और फिर से ये जो ई कैसा है, कांस्टेंट है, तो उसको हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। बचा कौन, छोटे छोटे सरफेस एरिया जो है उनका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस निकल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, कुल पृष्ठ कितना होता है, कुल पृष्ठ हो जाएगा गोले के सतह क्षेत्रफल। 10वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे, तो गोले का सतह क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर की वैल्यू कितनी है, x है, तो क्या लिख देंगे, 4 पाई x का स्क्वायर। और इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात कर लिया। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई x का स्क्वायर। ये हमारा पहला चरण यहाँ पर पूरा हुआ। अब आप देखिएगा, तो दूसरा काम हमारा बचा है, गॉस के प्रमेय को लागू करने के लिए हमने फाई ज्ञात कर लिया। अब दूसरा काम है हमें क्यू ज्ञात करने का। ये क्यू क्या चीज है, गॉसियन पृष्ठ यानी कि बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश। अब हमारा गॉसियन पृष्ठ कहाँ दिखाई दे रहा है, या आप देख रहे हैं, ये कौन है, हमारा गॉसियन पृष्ठ है। और गॉसियन पृष्ठ के अंदर ये जो टोटल चार्ज आप देख रहे हैं, ये कहां पर है, इस बड़े पृष्ठ के अंदर है कि नहीं, राइट। तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा यहां पर हमने बिंदु को कहां माना है, यहां पर हमने बिंदु को माना है इस गोले के सतह के बाहर। हो सकता है ये बिंदु गोले के बाहर ना होकर के सतह पर भी हो सकता है। हो सकता है ये बिंदु P सतह पर ना होकर के कहां आ जाए, गोले के अंदर आ जाए। तो इस प्रकार से यहां पर हमारे पास 3 परिस्थितियां बनेगी। पहली परिस्थिति क्या होगी, पहली परिस्थिति होगी स्थिति नंबर 1, जब बिंदु P कहां हो, सतह के बाहर, सतह के बाहर स्थित हो। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, r से अधिक होगी। आप देख सक रहे हैं यहां पर जो x की वैल्यू है r से कैसा है, अधिक है। अब देखिएगा जो गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर पूरा का पूरा आवेश है कि नहीं समाया हुआ। यदि मैं आपसे कहूं कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का मान कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि पूरा का गोले पर जो आवेश हमने दिया है ये पूरा का पूरा आवेश कहां है, आखिरकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। तो हमें तो वही तो ज्ञात करना है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है, क्यों।
क्यू की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी क्यू। अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, गॉस के प्रमेय को लगा सकते हैं। गॉस के प्रमेय के आधार पर हम लोग क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय के आधार पर हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ओके, तो फाई की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दीजिए, कितना है e इंटू 4πx²। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू है तो क्यू रख दिया, एप्सिलॉन जीरो तो एप्सिलॉन जीरो। और इस तरीके से e की वैल्यू फिर हमारे सामने आ गई, कितनी आई, ये है e इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, कहां पर, बिंदु P पर। ध्यान रखें ये बिंदु P कहां पर है, ये बिंदु P है सतह के गोले की सतह के बाहर। दूसरी परिस्थिति क्या बनेगी, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी परिस्थिति क्या बनेगी कि जब बिंदु P, दूसरी परिस्थिति जब बिंदु P गोले के सतह पर स्थित, ये दूसरी परिस्थिति बन जाएगी। वेरी नाइस। गोले के सतह पर होगा तो क्या होगा, अर्थात x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। जब बिंदु P उठ करके सतह पर आ जाएगा, यानी कि P डैश पर आ जाएगा, तो इस स्थिति में जो x की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक काम करना है, x के स्थान पर आपको क्या रख देना है, r रख देना है। ओके, तो जो तीव्रता का फार्मूला किस रूप में आ जाएगा, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन, और x के बदले हमने क्या रख दिया, r, तो r का स्क्वायर। ये समीकरण तीसरा प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरी परिस्थिति बन गई। तीसरी परिस्थिति क्या बनेगी, तीसरी परिस्थिति बनेगी कि जब बिंदु P को, अभी हमने कहां रखा था, सबसे पहले बिंदु P को सतह के बाहर रखा, फिर हमने कहां रखा, बिंदु P को सतह पर रखा। अब हम बिंदु P को कहां ला रहे हैं, सतह के अंदर ला रहे हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये आ गया सपोज की P डबल डैश। तो फिर से हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। पहले हमने गॉसियन पृष्ठ इसको माना जब बिंदु P बाहर था, जब हमने सतह पर था तो गोले का पृष्ठ स्वयं अपने आप में गॉसियन पृष्ठ का काम किया। लेकिन जब बिंदु P कहां आ गया, सतह के अंदर आ गया, तो जो गॉसियन पृष्ठ होगा कुछ इस तरह से होगा। ये जो पृष्ठ आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो पृष्ठ है वो पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। राइट। तो इस परिस्थिति में फिर से गॉस का प्रमेय हम लागू करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स की गणना हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद का काम क्या होगा, क्यू। बार बार हमें ध्यान कहां देना पड़ता है, एक बार फाई निकालने की जरूरत पड़ती है, एक बार क्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। तो चलो सबसे पहले फाई याद करें। फाई तो हम याद कर चुके हैं, फाई इज इक्वल टू ए इंटू 4π(x²). अब हम क्या करें, क्यू निकालें। क्यू क्या चीज है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, यहां ध्यान रखने की चीज है। आपको मालूम है गोले को हमने जो भी आवेश दिया है वो कहां है, गोले के बाहर सतह पर है। मैं आपसे पूछता हूं गोले के अंदर कितना आवेश होगा, कोई आवेश नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो हमारा गॉसियन सतह है, ये जो आप गॉसियन सतह देख रहे हैं, इस गॉसियन सतह पर कितना आवेश है, इस गॉसियन सतह के अंदर कितना आवेश है, बोलो। इस गॉसियन सतह के अंदर कितना आवेश है, कोई आवेश नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश तो कहां पर है, सतह पर है, सतह पर है। इस गॉसियन सतह के अंदर कितना आवेश कहलाएगा, कोई आवेश नहीं कहलाएगा। जब कोई आवेश नहीं है तो क्यू की वैल्यू कितनी कहलाएगी, 0। ठीक। तो तीसरी जो परिस्थिति है, तीसरी परिस्थिति हमारी कौन सी है कि जब बिंदु P कहां पर हो, जब बिंदु P गोले की सतह के अंदर स्थित हो।
तो उस परिस्थिति में जो x की वैल्यू होगी वह कैसी होगी, लेस देन r होगी। और जब लेस देन r होगी तब उस परिस्थिति में अभी हमने देखा कि q की जो वैल्यू है उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो q की वैल्यू है वो कितनी है, 0, राइट। तो फिर से हम गॉस का प्रमेय लगाएं, तो गॉस के प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, गॉस के प्रमेय से phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0 और phi की वैल्यू e इंटू 4 पाई x का स्क्वायर, q की वैल्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 और फाइनली जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 0। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि गोले के सतह के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाती है, 0। गोले की सतह के अंदर इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज हुआ है। हमारा कहना यह है पूरे कैलकुलेशन के दौरान हमने क्या देखा कि जब बिंदु P बाहर था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हुई थी। इसी को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं क्या, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x का स्क्वायर, राइट। मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के केंद्र से दूरी के वर्ग के क्या होती है, युत क्रमानुपाती होती है। ये बात हमने देखी। दूसरी बात, जब गोले की सतह पर था तो तीव्रता का व्यंजक हमें क्या प्राप्त हुआ, इस तरह से प्राप्त हुआ। यहाँ पर x की वैल्यू मिनिमम है, इस स्थिति में जो तीव्रता है वो क्या कहलाएगी, फिर से कहलाएगी। और जैसे ही हम गोले की सतह के अंदर आते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है घटकर कितनी हो जाती है, 0। आप चाहें तो इस बात को ग्राफ से ही प्रूफ कर सकते हैं। चलिए ग्राफ खींचने के लिए आप क्या करें, वेरी सिंपल। तो देखिए ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग, ये है सेंटर। सपोज कि सेंटर की सीध में ही आपको मूल बिंदु ले लेना है और ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, इस डिस्टेंस y एक्सिस पर हम लोग मान ले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो सतह पर जो बिंदु है, ये बिंदु कहां पर है, सतह पर है। सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखी कितनी है, मैक्सिमम है। कितनी है उसकी वैल्यू आपको मालूम है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x का स्क्वायर। और जैसे जैसे हम सतह के बाहर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वेरिएट होती है, परिवर्तित होती है। अब किस तरह से, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर के अनुसार। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, E और x का जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर का ग्राफ है। सतह पर हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, अधिकतम है। सतह के जैसे ही अंदर आते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, देखो घटकर सीधे, घटकर कितनी हो गई, घटकर सीधे। अभी हम सतह के बाहर हैं, जैसे ही सतह के अंदर आते हैं तो तीव्रता कितनी हो गई, घटकर 0 हो गई। और आप केंद्र तक चले जाइएगा, तीव्रता जो है शून्य की शून्य ही रहेगी। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और x के बीच का जो ग्राफ होगा वो किस अनुसार होगा, चित्र में दिखाए अनुसार होगा। यहां पर E कैसा है, यहां पर E जो है ये है अधिकतम, मैक्सिमम। और गोले की सतह की, ये सतह वाला बिंदु है, सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, गोले की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। समझ में आ गया। तो आपने देखा होगा मैंने राइटिंग वर्क जितने मैंने यहाँ पर किए हैं ये अलग से मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पहली बार तैयार किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो तैयार किया था उसी को मैंने लिखा का लिखा रहने दिया। और आप जो है
गोली चालक के अंदर भी, गोली चालक के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर लिया है। आप एक बार अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए तो बार बार उसी चीज का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो ये पार्ट हुआ गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखें इसका जो नेक्स्ट पड़ाव है, गोली चालक। अभी हमने क्या लिया था बताओ, गोली चालक लिया था। अब हम गोली चालक न लेकर के यदि हम गोलीय कुचालक ले लें, मान लो गोली चालक न लेकर हम क्या ले रहे हैं, गोलीय कुचालक ले लें, तो उस परिस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? तो हमारी हेडिंग क्या बनी, गोलीय कुचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी। राइट? ओके, तो फिर से आप देखिए पूरा का पूरा जो हमारा राइटिंग वर्क है ज्यों का त्यों काम आ जाएगा। यानी आपने एक बार जो तैयार किया बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आपका पूरा काम हो जाएगा। एक बार आप अच्छी तरह से गॉस के प्रमेय को समझ लीजिए। राइट? तो चलिए हमारी हेडिंग है, अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चालक को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक में है ना, चालक को यदि हम कोई आवेश दें, चालक को दिया गया आवेश कहाँ रहता है, उसके पृष्ठ पर रहता है। ये बात आपको स्पष्ट ध्यान रखना है। और कुचालक को आवेश देंगे तो यह आवेश पृष्ठ पर नहीं रहता, बल्कि यह आवेश कहाँ रहता है, बोलो, गोली चालक के अंदर, गोली चालक के गोली कुचालक के अंदर एक समान रूप से क्या हो जाता है, संपूर्ण आयतन में क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अर्थात गोली चालक के, गोली कुचालक के अंदर आवेश का कौन सा घनत्व बोलेंगे, पहले सरफेस था तो सरफेस घनत्व बोल रहा था, पृष्ठ घनत्व बोल रहा था। अब आवेश कहां पर है, पृष्ठ पर नहीं है, कहां है, गोली चालक के, गोली कुचालक के अंदर है। अब गोली कुचालक के अंदर है तो कौन सा घनत्व बोलेंगे, आवेश का आयतन घनत्व बोलेंगे। और आवेश के आयतन घनत्व को हम लोग किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। कितना चार्ज दिया, सपोज Q, और आयतन कितना है, मान लो कि V। तो आवेश का आयतन घनत्व किसे कहेंगे, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यह जो आवेश का जो आयतन घनत्व है वह कैसा होगा, एक समान होगा। चलिए इन्हीं बातों को दोबारा हम दोहराते हैं। तो हमारा जो अगला पड़ाव है क्या है, गोलीय कुचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल उसको रेगुलाइज कर लीजिए जैसा कि हमने इसके पहले जो पढ़ा है ना। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से एक गोलीय कुचालक लेंगे। ये गोली कुचालक है, कुचालक गोला है, निश्चित रूप से उसका अपना सेंटर होना चाहिए, उसकी अपनी त्रिज्या होनी चाहिए। ठीक, उसे हम कोई आवेश देंगे। जब आवेश देंगे, चालक ने क्या था, गोली, किसी चालक गोले को हमने आवेश दिया था, वो आवेश कहां था, उसके पृष्ठ पर था। लेकिन कुचालक गोले को जब हम लोग आवेश देंगे तो यह आवेश इसके संपूर्ण आयतन में क्या हो जाएगा, एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इस तरह यह है सेंटर O और ये गोले की त्रिज्या। हमें इस गोली कुचालक के कारण गोले के केंद्र O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, बार बार मैंने एक ही बात कही कि सबसे पहले आप क्या करें, गॉसियन पृष्ठ खींचें। गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया, गॉसियन पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान, और गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाली सभी बल रेखाएं सतह के कैसी होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। ओके, तो आप क्या करें, बिंदुओं को केंद्र मानो और x त्रिज्या का एक गोला खींच लीजिए इस तरह से। ये जो गोला आप देख रहे हैं, इस गोले को हम लोग कह देते हैं गॉसियन पृष्ठ। इस गोले को हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। क्यों कहेंगे, क्योंकि इस गॉसियन पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु सेंटर से समान दूरी पर है।
आवेश के कारण हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, सभी बिंदुओं पर तीव्रता कैसी होगी, इसके एक समान होगी, और जो बल रेखाएं संबद्ध होगी, फ्लक्स जो संबद्ध होगा वो शब्द के शब्द सतह के अभिलंबवत होगा। निश्चित रूप से हम इस पृष्ठ को किसका नाम दे सकेंगे, गॉसियन पृष्ठ का नाम दे सकेंगे। राइट, तो चलिए थोड़ी सी थ्योरी अपनाते हैं। माना कि कोई गोला, कोई कुचालक ठोस गोला जिसका केंद्र O तथा जिसकी त्रिज्या R है, इसे प्लस Q आवेश से आवेशित किया गया है। यह आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर आवेश का आयतन घनत्व कैसा होगा, एक समान होगा। हमें गोले के केंद्र O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हर बार गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध, गॉस का प्रमेय लागू करने के लिए गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स की गणना करनी पड़ती है, और दूसरी बार गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है वो हमें ज्ञात करना होता है। तो चलिए, गॉसियन पृष्ठ की रचना तो हमने कर दी, अब हम क्या ज्ञात करें, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स की गणना हम करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स, उसका एक ही फार्मूला है। शुरू से लेकर आखिर तक हम एक ही बात देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे एप्लीकेशन के दौरान। फाई का एक ही फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। E डॉट ds मीन्स ES E ds cos थीटा। फिर से cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। उस स्थिति में cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसलिए फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E ds इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। E कांस्टेंट है, उसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। बचा कौन, इंटीग्रेशन ऑफ ds, छोटी छोटी सतहों का योग। और जब छोटी छोटी सतहों को हम जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया इसका जो है पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ जो है हमें ज्ञात हो जाएगा। और गोले का कुल पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 4 पाई x का स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू क्या मिला हमें, फाई इज इक्वल टू मिला E इंटू 4 पाई x का स्क्वायर। फिर से जैसे कि हमने गोली चालक के लिए देखा था, जो बिंदु P की स्थितियां हैं वो अलग अलग स्थितियां होगी। पहली स्थिति हम क्या ले लें कि जब बिंदु P कहां हो, इस सतह के बाहर, गोली सतह के बाहर हो बिंदु P। तो पहली स्थिति क्या बनी कि जब बिंदु P गोली सतह के बाहर स्थित हो। जब बाहर स्थित हो तो x की वैल्यू कैसी होगी, x का मान कैसा होगा, r से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन r। तो अब गॉसियन पृष्ठ के अंदर x इज ग्रेटर देन r तो हमने निकाल लिया, देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है। तो अब गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश इज इक्वल टू कितना है, Q। तब हम आसानी से गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, वो है फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू E इंटू 4 पाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू Q तो Q, एप्सिलॉन 0 तो एप्सिलॉन 0। इसको रिसेट कर दीजिए तो E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x का स्क्वायर। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां, बिंदु P पर। ध्यान रखें बिंदु P कहां है, गोले के बाहर स्थित है। इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अभी ग्राफ खींचेंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ओके, अब हम देखें कि अब बिंदु P को उठाकर कहां ले आते हैं। अब इस बिंदु P को सरकाकर सतह पर ले आते हैं, यहां ले आते हैं, P डैश पर ले आते हैं। इस P डैश पर जो x की वैल्यू होगी, जब बिंदु P उठ करके यहां आ जाएगा तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। तो दूसरी परिस्थिति क्या बनी कि जब बिंदु P कहां पर हो, गोले के सतह पर स्थित हो, तो उस परिस्थिति में x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। और जब x बराबर r लिखेंगे तो इस सूत्र का जो रूप है वो किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r का स्क्वायर, राइट।
तो ये दूसरी परिस्थिति में हमने निकाल लिया। तीसरी परिस्थिति में क्या करेंगे? तीसरी परिस्थिति में हम लेंगे कि जब बिंदु P गोले की सतह के अंदर हो, अर्थात x लेस देन r हो। इस तरह से, कुछ इस तरह से देखिएगा, बिंदु P को मैंने कहां रख दिया? गोले की सतह के, अब मैंने उसे अंदर लाकर रख दिया, यहां लाकर रख दिया P डबल डैश पर, इस तरह से। फिर से हम क्या करें? यहां परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार एक ही बात कह रहा हूं, पहले हम क्या निकालें? फाई निकालें। पहले हम फाई निकालें, फिर क्यू निकालें। फाई तो हम ज्ञात कर चुके, फ्लक्स की गणना तो हम कर चुके। यहां जो बेसिक काम है हमारा है क्यू ज्ञात करने का। क्यू क्या चीज है? गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। अब वहां देखिएगा कि जब बिंदु P कहां पर है? गोले की सतह के अंदर है, तो हमारा जो नया गॉसियन पृष्ठ होगा वो कैसे होगा? ये हमारा नया गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा, राइट? और इस नए गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है आपको मालूम है? संपूर्ण आवेश कैसा है? संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। तो ये जो नया गॉसियन पृष्ठ बना, उसके अंदर कितना आवेश है, ये हमको ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। इतने पार्ट का हमको आवेश यहां पर ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे उस आवेश को? इस पार्ट के आवेश को हम कैसे ज्ञात करेंगे? वेरी सिंपल। मैंने आपको इसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। कौन सा एग्जांपल था, याद है आप लोगों को? जैसे एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे हम तीसरी क्लास में पढ़ते थे, 5 रुपए में 15 पेंसिलें आती है, तो 3 रुपए में कितनी पेंसिलें आएंगी? हमारे सर लोग कैसे बताते थे? 5 रुपए में 15 पेंसिलें आती है, तो पहले 1 रुपए में निकाल लो, कितनी होगी? 15/5। तो फिर 3 रुपए में निकाल लो, यह आ जाएगा 15/5 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 9। तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर आप क्या करें? पहले इस सरफेस में, ये वाला सरफेस कौन सा सरफेस है? इस सरफेस को देखो, बीच वाले सरफेस को देखो, इस पर कितना आवेश है? क्यू। उसका आयतन कितना होगा उस गोले का? इस वाले गोले का आयतन कितना होगा? गोले के आयतन का क्या फार्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब। एक साधारण सी झपकी यहां लग जाएगी। झपकी किस तरह की होगी? 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा, आयतन में आवेश की मात्रा कितनी है? वो है Q। क्योंकि इस गोले का आयतन कितना है? ये मूल गोला है जिसको हमने आवेश दिए हैं, मूल कुचालक गोला है। और यहां गोले के अंदर कितना आवेश है? Q आवेश हमने दिया हुआ है। यहां पर जो टोटल चार्ज आप देख रहे हैं वो कितना चार्ज है? Q। तो एकांक आयतन में कितना होगा? इसलिए एकांक आयतन में आवेश की मात्रा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? Q/4/3 पाई आर क्यूब। इसी को हम क्या कह सकते हैं? गोले का आवेश का आयतन घनत्व कह सकते हैं, क्योंकि एकांक आयतन में आवेश की मात्रा है। तो हमें कौन सा आवेश ज्ञात करना है? ये जो छोटा गोला है, ये जो छोटा गॉसियन पृष्ठ है हमारा, हरे कलर का, इसके अंदर कितना आवेश है वो हमें ज्ञात करना है। अब इसके अंदर कितना आवेश है, तो सबसे पहले इसका आयतन कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, अभी x है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 पाई x क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई
एक्स क्यूब 4/3 पाइप से 4/3 पाइप कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू बनेगी ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, तो यहां लिख देते हैं, ये आ जाएगा क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये है चार्ज, और ये चार्ज किसके अंदर का चार्ज है, इस वाले गॉसियन पृष्ठ के अंदर का चार्ज है। अब आराम से आप गॉस का प्रमेय लगा दीजिए। तो इसलिए गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, कितना है, ये है E इंटू 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं। ये नया चार्ज है 4/3 पाई एक्स क्यूब आयतन में, अब इसकी मात्रा से हम क्यू डेज नाम दे देते हैं। तो क्यू डेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू के बदले हमें क्या लिखना होगा, क्यू डेज अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आ जाएगा E इंटू 4 एक्स स्क्वायर, क्यू डेज की वैल्यू यहां से लिखो, वो आ जाएगा क्यू इंटू एक्स क्यूब अपॉन आर क्यूब और एप्सिलॉन 0 जैसा का वैसा। इसको रीसेट कर दीजिए, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 4 के साथ एप्सिलॉन 0 को सेट कर दो, तो ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक एक्स बचेगा और नीचे क्या है, आर का क्यूब। फाइनली हम देख सकते हैं कि बाकी सभी जो पोर्शन है ये सब कांस्टेंट है, इसे हम लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू x। तो ये जो तीन परिस्थितियां हैं, ये हमने तीनों परिस्थिति में गॉस के प्रमेय को देखा। पहली परिस्थिति में आपने क्या देखा कि जब बिंदु P कहां पर था, सतह के बाहर था, आपने देखा कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², यानी x के वर्ग का क्या है, वो व्युत्क्रमानुपाती। सतह पर था तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी थी, अधिकतम। और जैसे सतह के अंदर आया हमने क्या देखा, E इज प्रोपोर्शनल टू x देखा। इस बात को यदि हम ग्राफ से व्यक्त करें तो ग्राफ किस तरह का होगा, बिल्कुल जैसा कि हमने पूर्व में समझा था, बिल्कुल वैसे के वैसे दोबारा फिर से समझ सकते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। फिर से सेंटर की सीध में आप क्या ले लो, मूल बिंदु ले लेते हैं। ये हमने मूल बिंदु ले लिया, ये है डिस्टेंस x। इस डिस्टेंस में y एक्स एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस को ले लें, केंद्र से बिंदु की दूरी को ले लें, y एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ले लें। तो अभी हमने क्या देखा, जब बिंदु P सतह पर था तो तीव्रता कैसी थी, अधिकतम थी। जब बिंदु P सतह पर थी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, इस बिंदु पर सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम होगी। और जब अधिकतम होगी तो इस बिंदु पर जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और जब सतह के बाहर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी दिखाई दे रही है, E इज प्रोपोर्शनल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज प्रोपोर्शनल टू 1/x² के अनुसार परिवर्तित हो रही है। और जब सतह के अंदर आते हैं तो सतह के अंदर क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू x है। तो सतह के अंदर ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये है x बराबर r। ये वाला पॉइंट कौन सा है, x इज ग्रेटर देन r। और अंदर वाले बिंदु पर x लेस देन r। सतह के अंदर, सतह के अंदर क्या देखा आपने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज प्रोपोर्शनल टू x के अनुसार है, E इज प्रोपोर्शनल टू x के अनुसार है। तो जो हमारा जो ग्राफ होगा, सतह के अंदर एक सरल रेखा होगी, E इज प्रोपोर्शनल टू x के अनुसार होगी, सतह पर अधिकतम होगी। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज प्रोपोर्शनल टू 1/x² के अनुसार परिवर्तित होगी। इस अनुसार जो है ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिवर्तन वक्र, जो कि चित्र के अनुसार जो है हमें प्राप्त होती है। थैंक्स। इसके बाद हम देखेंगे अगले पड़ाव में कि जो बेलन है, बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दो समानांतर प्लेटों के मध्य जो है विद्युत क्षेत्र